Assalamualaikum everyone. This is E2 English Academy and today we are going to learn expository writing. Now basically what is expository writing? तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक राइटर कुछ लिख रहा है, ठीक है, और एक जगह पे आप भी कुछ लिख रहे हो, सो यू विल नोटिस कि आपके लिखने में और राइटर के लिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइटर जब लिखता है ना तो वो एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। जैसे कि अभी आपको सामने एक डायग्राम दिख रही है जहाँ पर लिखा हुआ है राइटिंग प्रोसेस। अब राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है दैट वेन एवर राइटर राइट्स तो वो उससे पहले एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके रखते हैं, ठीक है। वो पहले सोच के रखता है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक ऐसे लिखना है माई स्कूल, ठीक है। अब आप देखोगे कि माई स्कूल एक बहुत ही फ्लो में आ रहा होगा जो आपकी बुक्स में मिलता है या आपके किसी नोट्स में या फिर आपके किसी ग्रामर में मिलता है आपको। जबकि जो माई स्कूल हम लोग लिखते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें पहले नेम लिखना चाहिए स्कूल का या पहले उसका इंट्रोडक्शन दें। हम डायरेक्ट उसके मिडल पार्ट पे चले जाते हैं या डायरेक्ट उसके एंड पार्ट पे चले जाएंगे कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल तो शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसका नेम बताएं, उसकी जगह बताएं, लोकेशन बताएं, ठीक है। और फिर जो है वो आप ये बता सकते हैं कि आपके स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ठीक है। वहाँ की इंतज़ामिया कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लासरूम्स कितने हैं, ग्राउंड्स कितने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर आप आगे चलें एक्टिविटीज़ की तरफ। तो दिस इज़ बेसिकली एक्सपोजिटरी राइटिंग। और ये आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखनी पड़ती है। मतलब पहले एक पेपर पे आपको ये सब कुछ लिख के रखना पड़ता है कि भाई मुझे ऐसे लिखना है। फिर आप एक रफ सा माई स्कूल लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसमें जितने भी मिस्टेक्स होंगी उनको करेक्ट करें, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आप उसे एक तो पहले ड्राफ्ट लिख लेना, उसका रफ ड्राफ्ट लिख लें। फिर आप उसकी रिवीजन करें, देखें उसके अंदर क्या गलतियां हैं, फिर उसको एडिट करें, उसमें जितनी भी गलतियां उनको सही करें। एंड आफ्टर दैट आप उसे करेंगे, ठीक है। कुछ भी आप लिख रहे हैं, अब जाहिर बात है जब हम बड़े हो जाते हैं तो माई स्कूल तो नहीं लिखेंगे ना, लेकिन हम आर्टिकल ज़रूर लिखेंगे, रिसर्च पेपर हम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जो ख़ासतौर पे जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो काम ही ये होता है कि उन्होंने रिसर्च करनी होती है और लिखना होता है। तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होके लिखना पड़ता है। अगर वो हर चीज़ बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर देंगे तो फिर वो राइटर्स कभी नहीं बन पाएंगे। तो आपकी राइटिंग और एक्सपोजिटरी राइटिंग एक्चुअली इस तरह से डिफ़र करती है। Okay, now, so in this slide, we are going to talk about what is basically expository writing. यहाँ पे हम थोड़ी सी आपसे डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग काम करती है क्लैरिटी पे, स्ट्रक्चर पे, ऑब्जेक्टिविटी पे। देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्टिविटी को मद्देनज़र रखें। देखें, सबसे पहले तो आपको अनबायस होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है कि आप अनबायस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, एक साइड पे आप आजकल के एग्जांपल्स के हम हिसाब से देख लेते हैं कि आप इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। आपकी पॉलिटिकल राइटिंग है। अब अगर आप उसके अंदर अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए और फैक्ट्स को पीछे करते हुए, यानी हकीकत से पीछे होते हुए आप नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, ठीक है, या आप इमरान खान का साथ दे रहे हैं, जबकि आप हकीकत की तरफ नहीं जा रहे कि हकीकत में उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों क्या खिदमात की हैं या उनका मुल्क के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा, उस चीज़ को आप पसे पुश डालकर आप अपनी ही पॉइंट्स आगे रखते जा रहे हैं, खुद से बनाए हुए पॉइंट्स के, नहीं भाई नवाज शरीफ तो ऐसे है, नहीं भाई इमरान खान तो ऐसे है। दैट इज़ नॉट राइटिंग। ये राइटिंग नहीं है। अलबत्ता अगर आप उनके जो भी उनके फंक्शंस जो भी उन्होंने किए इस मुल्क के लिए, जो भी काम उन्होंने किए या जो भी उनका पार्ट रहा अपने अपने दौर में, अगर आप उसको मद्देनज़र रखते हुए और उनको सामने रखते हुए उनका जो भी उन्होंने पार्ट अपना प्ले किया है इस मुल्क में अपने दौरे हुकूमत में, अगर आप वो लिखोगे तो दैट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग, राइट। फिर उसके बाद आपको ज़ाहिरी बात है आपको क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लैरिटी के साथ ही बात कर सकते हैं। अगर आप अनक्लियर होके लिखेंगे तो
आपके रीडर को मसला होगा, और अगर आपका रीडर उसको नहीं पढ़ पा रहा, स्पेशली अगर आपका एग्जामिनर उसको नहीं लिख पा रहा, देखिए आप इसको पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनर आपकी लिखी हुई चीज़ को नहीं समझ पाता तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। देन हम इसमें बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस इस्तेमाल करें। एविडेंस कहते हैं सबूत को। अगर आप उसके अंदर ये लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, तो उसके लिए आपको थोड़े से एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे कि देखें उसने मुल्क में ये किया, ये किया, ये किया, या इमरान खान बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर है तो उसने मुल्क में क्या क्या किया वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है, सोशल मीडिया इज़ बैड फॉर सोसाइटी। अब ये जो लिखाई है ये है हमारी, ठीक है, हम स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट लिखता है जिसको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या मतलब रिसर्च क्या हुई है या फिर क्या, वो बस उसने खुद से ही उठ के कह दिया कि सोशल मीडिया सोसाइटी के लिए बहुत बुरा है, हालांकि ऐसा तो नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि सोशल मीडिया के तो बहुत अच्छे भी यूजेस हैं। अब देखें, मैं भी अपनी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के बहुत अच्छे यूजेस भी हैं, जबकि हम दोनों ही गलत बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोजिटरी राइटिंग को देखें तो हम देखेंगे वो कहता है कि आपको इस तरह लिखना चाहिए, रिसर्च इंडिकेट्स दैट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इंक्रीज्ड एंजाइटी लेवल्स। ठीक है। आपको रिसर्च बेस बात करनी पड़ेगी कि रिसर्च ये बताती है कि अगर आप सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन कम करता है। मतलब लोगों के साथ आप फेस टू फेस बात ही नहीं करते हैं, आप हर वक्त उनके साथ मोबाइल के थ्रू बात करना चाह रहे हैं, और ये आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाता है। मतलब जब आप फेस टू फेस बात करते हैं ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप दूसरे की आंखों में देख के बात करते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। जबकि अगर आप मोबाइल के थ्रू बात करना चाह रहे हैं, आप उनसे फेस टू फेस नहीं मिलना चाहते, ठीक है, नहीं मिलना चाहते, ठीक है, आप हर वक्त ही अपनी वो स्क्रीन में घुसे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ऑटोमेटिकली ये लो कर देती है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो आपकी एंग्जाइटी खुद ही लो हो जाती है। देखें, अब मैंने एक रिसर्च बेस बात की है, राइट। Similarly, when a writer writes the climate change and the causes and effects के ये क्यों होता है और इसके क्या असरात होते हैं, तो उसको जब वो causes and effects के बारे में बात करता है तो ये जो है एक climate change लिखने का expository way है। जबकि अगर उसको इसकी वजूहात नहीं पता, इसके इफ़ेक्ट्स जो भी इसके असरात होते हैं वो नहीं पता, तो फिर ये एक expository writing नहीं बन सकती। यानी आपको बताना पड़ेगा कि माहौल में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आने की वजूहात कुछ ये भी हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स जिनमें से जो हैं वो हर वक्त CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि आपकी ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं, और उसकी वजह से सन की रेडिएशंस नीचे आती हैं और जिस वजह से आपकी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो देखें, ये पूरा एक कॉज है क्लाइमेट चेंज के बारे में बताने का, और ये एक हकीकत है, दिस इज़ अ फैक्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लैरिटी, कि क्लैरिटी क्या होती है। अगर हम ये सिर्फ कहें कि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में ख़राब है, इट्स नॉट गुड और इट्स बैड या अनइक्वल है, तो ये जो है वो आपको आपके बयान को सही तरह नहीं बता रहा, आपकी बात को सही तरह से बयान नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम ये बताएं कि यहाँ पर ज़्यादातर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है, मतलब गांव के बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते जिस तरह के प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं। इसी तरह आप ये भी बता सकते हैं कि हमें बहुत आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जाता है, मतलब बहुत ही पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया बहुत आगे चले गई है लेकिन पाकिस्तान अभी भी वहाँ कहीं पीछे फंसा हुआ है। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस का मतलब ये होता है कि आप छोटे वे में, छोटी बात में अपनी पूरा मुद्दा बयान कर दें, ठीक है। आपको एक बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं खींचनी पड़े, आप छोटी लाइंस में या कम लाइंस में, या फिर आप कह लें कि 2-3 मिनट में आप अपनी बात बता दें और आपको बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचना पड़े। जैसे, आई बिलीव दैट सोशल मीडिया इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स इन मैनी डिफरेंट वेज।
यानी कि सोशल मीडिया बहुत सारे तरीकों में स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। अब देखें, ये एक लाइन में, इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जबकि आप नीचे अगर कॉन्साइज वे को देखो तो यहाँ पर लिखा है सोशल मीडिया नेगेटिवली अफेक्ट्स स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखें, अल्फाज का इस्तेमाल भी डिफरेंट है। हम इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा एकेडमिक हैं, वो थोड़े ज़्यादा आपकी स्टडी रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऊपर जो हमने वर्ड्स यूज़ किए वो थोड़े सिंपल हैं। तो इस तरह से आप एकेडमिक वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपको ये सीख लें आप। अगर नाउ कम टू कोहेरेंस। अब कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस होता है आपका जुमले का लिखने का अंदाज, जिसमें आप तोड़ तोड़ के जुमला नहीं लिखोगे, बल्कि आपकी बात जो है वो एक फ्लो में चलेगी, ठीक है। आपने तोड़ तोड़ के बात नहीं करनी, बल्कि आपने एक ही लाइन में अपना पूरा मतलब समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ लिखा है सोशल मीडिया इज़ बैड, स्टूडेंट्स यूज़ इट अ लॉट, इट वेस्ट्स टाइम। अब देखिए, तीन बातें उसे करनी पड़ी हैं अपनी एक बात बताने के लिए, और इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एकेडमिक भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल स्पीकिंग लग रही है, सिंपल राइटिंग। जबकि अगर आपको एकेडमिक लेवल पे लिखना होता है, या फिर आपको अपने पेपर्स में लिखना है, या आपको आर्टिकल लिखने हैं, या रिसर्च पेपर लिखने हैं, देन यू हैव टू चूज a different way of writing. For example, you can say excessive use of social media leads to time mismanagement, which negatively affects students' academic performance. यानी कि आपका जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो आपके टाइम मिसमैनेजमेंट में किरदार अदा करता है, ठीक है। आपकी टाइम मिसमैनेज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे किस टाइम जो है वो पढ़ाई करनी है, किस टाइम में मुझे खाना खाना है, किस टाइम में मुझे नहाना है, किस टाइम में सोना है, जो कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी बहुत बुरा असर डालता है। अब जैसे कि ये डायग्राम आपको बता रही है कि किस तरह से काम करता है एक्सपोजिटरी राइटिंग। इसके अंदर आप सबसे पहले बात करते हैं कि किस बारे में बात हो रही है, व्हाट, देन व्हाई। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले शुरू होता है हु, किसने किया, व्हाट, क्या किया, व्हाई, क्यों किया, वेयर, कहाँ किया, व्हेन, कब किया, हाउ, कैसे किया। ये सब कुछ आपस में रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कॉन्साइजनेस एग्जाम्पल, जहाँ पे हम बताते हैं सबसे पहले हु, किसने किया, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। हमारी जो फैक्ट्रीज हैं और गाड़ियाँ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट, क्या करती हैं, रिलीज हार्मफुल गैसेस, ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं, ठीक है। इनमें से ये गैसेस निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। मैं आपको कुछ साइंस से एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आपको समझ आ सके कि लिखना किसे कहते हैं एक्चुअली। व्हेन, कब करती हैं, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स, जब ये चलती हैं। वेयर, कहाँ करती हैं, इन द एटमॉस्फेयर, हवा में, ठीक है, माहौल में, आपका जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर। वाई, ड्यू टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड पोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, पोल्यूशन होती है, ठीक है। हाउ, दीज गैसेस मिक्स विद वाटर वेपर इन द एयर एंड फॉर्म एसिड्स, और इस तरह से एसिड्स बनते हैं जो कि एसिड रेन की वजह बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गैसेस रिलीज होती हैं हवा में, वाटर वेपर्स होते हैं, ये उनके साथ मिल जाती हैं और फिर यूं एसिड्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको एक कंसाइज वे में किस तरह से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं industries and vehicles release harmful gas into the atmosphere, which combine with water vapor to form acids that fall to the ground as acid rain. So, moving towards the conclusion of expository writing, I want to say that it becomes easy for both of them, writer and reader. राइटर के लिए इसलिए इजी है क्योंकि उसको लिखने का तरीका मिल जाता है कि उसे लिखना कैसे है, ठीक है, उसे मुश्किल ज़्यादा पेश नहीं आएगी। एंड सेम फॉर द रीडर, जब आसान लिखा होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा होगा, तो रीडर भी उसको आराम से पढ़ पाता है और समझ पाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन क्वेश्चन इन द कमेंट्स, एंड यस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So moving towards the conclusion of expository writing, I just want to say that it becomes easy for the writer and reader to to write and read
क्योंकि जब एक राइटर को तरीका पता होता है लिखने का तो उसके लिए लिखना आसान हो जाता है, उसको वे पता होता है, उसको फ्लो पता होता है कि मुझे किस पॉइंट से शुरू करके किस पॉइंट तक जाना है। एंड सेम एज इट इज़ जब अच्छा लिखा होगा तो उसको रीडर भी अच्छे से पढ़ पाएगा। All right, thank you so much for watching us, for coming to this channel or understanding the expository writing. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है। कोई भी मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।